बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 10th में चैप्टर सेकंड का टॉपिक है आर्टीरियल सिस्टम। चैप्टर सेकंड हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने हार्ट और ब्लड वेसल को ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हमने आर्टीरियल सिस्टम को डिस्कस करना है, देन हमें वेनस सिस्टम को डिस्कस करना है, देन टाइम हमने मैनेज करना है और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को भी डिस्कस करना है। अच्छा, आर्टीरियल सिस्टम में आपने ऑलरेडी बात की है कि आर्टीरियल सिस्टम का मतलब यहाँ पे आर्टरीज से निकला है, यानी कि आर्टरीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने डिस्कस करनी है। बेसिकली आर्टरीज होती क्या है? आपने कहा आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में हम लिखेंगे द ब्लड वेसल्स that carry blood away from heart, यानी कि ये क्या करती हैं? ये ब्लड को दिल से दूर लेकर जाती हैं। अब यहाँ पर हमने कोई ऑक्सीजनेशन या डी ऑक्सीजनेशन की बात नहीं की कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आर्टरी की डेफिनेशन होती है कि वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं आर्टरीज कहते हैं। अब आर्टरीज का रोल किसके अंदर आप देखते हैं? नंबर फर्स्ट पर हम कहते हैं सिस्टेमिक के अंदर हमने रोल देखना है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमने ये कहा था कि जब ब्लड बॉडी हार्ट से लेकर बॉडी की तरफ जाता है या फिर बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है, इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कह रहे थे। अगर हम बात करें तो हार्ट के हवाले से, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हार्ट से बॉडी की तरफ जब ब्लड जाएगा तो वो किसने लेके जाना है? वो आर्टरीज ने लेके जाना है। और इसी तरह हम बात करते हैं बॉडी से हार्ट की तरफ जो ब्लड जाता है वो कौन लेके जाता है? वो वेन्स लेके जाती हैं। तो ये आपके पास क्या आ गई? सिस्टेमिक सर्कुलेशन आ जाती है। इसी के हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आर्टरीज और वेन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक आर्टीरियल सिस्टम होता है और एक वेनस सिस्टम होता है। तो हमने बात करनी है यहाँ पे आर्टीरियल सिस्टम के हवाले से। तो आर्टीरियल सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो देखते हैं जी। आर्टीरियल सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम में देखें तो क्या आती है? नंबर फर्स्ट पर जो आर्टरी है जिसका हमने जिक्र करना है वो है एओर्टा। अब यहाँ पर जिस एओर्टा की हम बात करेंगे वो डॉर्सल एओर्टा हो सकता है। अब जो एओर्टा होता है ये मल्टीपल वेसल्स में डिवाइड हुआ होता है। देखिए, एओर्टा वो ब्लड वेसल है जो कहाँ से निकलता है? हमने कहा एओर्टा द लार्जेस्ट आर्टरी, ये सबसे बड़ी आर्टरी कंसिडर की जाती है एओर्टा। अच्छा, एओर्टा कहाँ से निकलता है? याद रखिएगा, एओर्टा निकल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो हम यहाँ कहेंगे ओरिजिनेट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। और इसके बेस पर हमने कहा था वॉल्स होते हैं जिनको हमने सेमी ल्यूनर वॉल्स कहा था। अब जो एओर्टा होता है ये मल्टीपल आर्टरीज के अंदर यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे ये नीचे आता है तो हमने देखना है कि ये हिपैटिक आर्टरी में चेंज हो जाता है। हिपैटिक आर्टरी नंबर सेकंड
हेपेटिक आर्टरी के बाद हम कहते हैं मेसेंट्रिक आर्टरीज, मेसेंट्रिक आर्टरीज। नंबर 3 पे हम कहते हैं रीनल आर्टरीज। नंबर 4 पर हम कहेंगे, यहां पर ये आता है कॉमन इलियक आर्टरीज, कॉमन इलियक आर्टरीज। यहां पर ये हमने डिफरेंट बातें करी, हेपेटिक आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी, रीनल आर्टरी एंड कॉमन इलियक आर्टरी। अब देखते हैं इनका फंक्शन क्या होता है और ये क्या क्या रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, आर्टरीज हैं तो ब्लड लेके जाती हैं। इनमें से मोस्टली जितनी भी आर्टरीज हैं सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। तो हम देखते हैं हेपेटिक आर्टरी क्या करती है, हेपेटिक लिवर से निकला है, तो इसका मतलब है इसने ब्लड को लिवर को सप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा सप्लाई ब्लड टू लिवर, यानी कि ये लिवर को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। हेपेटिक हेपा से निकला है, हेपा का मतलब रिलेटेड टू लिवर होता है। मेसेंट्रिक आर्टरी जो होती हैं ये क्या करती हैं, सप्लाई ब्लड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। आप इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कह दें, इंटेस्टाइन कह दें, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि बेसिकली इंटेस्टाइन को ये ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। रीनल का मतलब होता है रिलेटेड टू किडनी, इसका मतलब है रीनल आर्टरी जो है ये ब्लड सप्लाई करती है किडनीज को। तो हम इसमें लिखेंगे सप्लाई ब्लड टू किडनीज। तो यहाँ पे ये किडनीज को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद जो कॉमन इलियक आर्टरी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी है, ये कॉमन है। अब इलियक यहाँ से आर्टरी जो है ये दोनों लेग्स की तरफ जाती है, तो हम कहते हैं डिवाइड होती है ये किसकी तरफ, यानी कि पहले मैं लिख देता हूँ 2 लेग्स, यानी कि ये लेग्स की तरफ ब्लड को सप्लाई करती हैं, और फिर हम साथ ये भी कहते हैं ये डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, टू फीमोरल आर्टरीज, फीमोरल आर्टरीज। यहाँ पर कितनी 2 फीमोरल आर्टरीज जो हैं उसके अंदर ये डिवाइड हो जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो यहाँ पर इसके हवाले से हम बात कर रहे थे, कॉमन इलियक आर्टरी, रीनल आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, ये एओर्टा से निकल रही है। और यहाँ पे जो एओर्टा हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ये डॉर्सल एओर्टा की बात हो रही है। ये यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी है, डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा। तो यहाँ पे एओर्टा की हमने बात कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और कौन कौन सी आर्टरीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 पे एओर्टा के बाद हमने जिसका जिक्र करना है वो क्या है, यहाँ पे हमने एओर्टा की बात की। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं नंबर 2, कॉर्नरी आर्टरी। अब कॉर्नरी आर्टरी क्या होती हैं, बेसिकली आप देखिएगा, हम आर्टरी का वर्ड यहाँ पर लिखते हैं कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरी जो है बेसिकली जो हार्ट होता है, हार्ट के मसल्स को भी ब्लड चाहिए होता है। तो कॉर्नरी आर्टरी क्या करती है, ब्लड हार्ट के मसल को प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए होती है प्लस ऑक्सीजन की सप्लाई भी मौजूद होती है। यहाँ पे सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को ये क्यों प्रोवाइड करता है ब्लड, क्योंकि हमने कहा वहाँ पर क्या चाहिए होता है, वहाँ पर 2 चीज़ें चाहिए हैं, वहाँ से ऑक्सीजन को भी देना है और साथ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करने हैं, और साथ वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को भी टेक करना है, और साथ वेस्ट को जो है वो भी रिमूव करवाना है। तो ये बात आ गई हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 पर। यहाँ पर आ जाएगी कैरोटिड, कैरोटिड आर्टरी। अब जो कैरोटिड आर्टरी है ये क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई करती है हमारे हेड को। सप्लाई
ब्लड टू हेड। अब जाहिर सी बात है हमारे हेड को, हमारे स्कल को, यहाँ पे ब्रेन को भी ब्लड चाहिए होता है, तो वहाँ पे प्रोवाइड करती है ये ब्लड। तो उसके लिए भी अगेन से हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, ऑक्सीजन भी रिक्वायर होती है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी रिक्वायर होते हैं, तो उसकी बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, इसमें आप ज़रा गौर कीजिएगा, आपकी बुक में ये सारे मौजूद हैं, आर्टेरियल सिस्टम मौजूद है, और आर्टेरियल सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं कि सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट वन है जिसको हम लिखेंगे सब क्लेवियन आर्टरीज। सब क्लेवियन आर्टरीज नंबर 4 पर मौजूद है सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी जो होती है ये क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई कर रही होती है किसको, यहाँ पे आर्म्स और शोल्डर को, याद रखिएगा, सप्लाई ब्लड टू आर्म्स एंड शोल्डर। वहां पे ब्लड सप्लाई क्यों करना है, अंडरस्टूड है कि क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करनी है और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करने हैं, और यहाँ पर भी ऐसा। इसके बाद हेड के साथ यहाँ पे आपने नेक भी मेंशन कर देना है कि नेक को भी ब्लड सप्लाई करती है कौन, कैरोटिड आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी। अब ये आपको वाज़ेह है कि जिस तरह ये आर्टरीज हैं इसी तरह से हमारे पास क्या होंगी, वेन्स होंगी, बिल्कुल इसके अल्टरनेटिव होंगी, उनको हम वेन्स कहेंगे, और उनका काम इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। आर्टेरियल सिस्टम को देखते हैं। We will see here major arteries that supply blood to the organs and veins that bring blood back to the heart. The systemic circulation includes all of the other arteries and veins. The largest artery in the systemic circuit is aorta. That is very important, which branch into arteries leading the organs. The following major आर्टरीज जिनका हमने यहाँ पे जिक्र कर लिया है, हमने मेजर 4 डिस्कशन की है, और 4 हमारे पास जो डॉर्सल एओर्टा है इसके अंदर हमने हिपैटिक आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी और रीनल यहाँ पर आर्टरी और कॉमन इलियक आर्टरी का जिक्र किया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम से पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे आर्टेरियल सिस्टम जो है उसके डायग्राम्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, ये ऑलमोस्ट आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे आर्टरीज शो की हैं, सब क्लेवियन आर्टरी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, सब क्लेवियन वेन नज़र आ रही है, सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन वेन। इस तरह जगुलर वेन्स और कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर नज़र आ रही है, जगुलर वेन और कैरोटिड आर्टरी। जगुलर वेन जो होती है ये ब्लड को वापस लेके आती है, कैरोटिड आर्टरी जैसे कि हमने कहा हेड और नेक को प्रोवाइड कर रही होती है ब्लड, तो ये जो वापस लेके आती है वो जगुलर वेन होती है। इसी तरह सुपीरियर वेना केवा यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली, देन इंफीरियर वेना केवा भी डिस्कस कर ली है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है यहाँ पर रीनल वेन आ जाती है, रीनल आर्टरी डिस्कस हुई है, रीनल वेन एओर्टा आ रहा है, ये डॉर्सल एओर्टा आ रहा है। मेसेंट्रिक आर्टरी है, यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली इंटेस्टाइन को प्रोवाइड कर रही होती है। मेसेंट्रिक आर्टरीज हैं, कॉमन इलियक आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी है, वेन है और फीमोरल आर्टरी, वेन और आर्टरी दोनों को बताया गया। वेन का अंडरस्टूड है कि उसने ब्लड वापस लेके जाना है, आर्टरी का मतलब है कि उसने ब्लड आगे लेके जाना है। कॉमन इलियक आर्टरी यहाँ पर हमें नजर आ रही है, कॉमन इलियक आर्टरी, फिर ये आगे इसकी डिवीजन हुई है। तो ये इसका जो सिस्टम था वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारी बुक में स्टार्ट में डायग्राम बनी हुई है, और जो डिस्कशन है आर्टरीयल और वेनस सिस्टम की ये थोड़ा सा उससे आगे है। अच्छा, अब हम चलते हैं वेनस सिस्टम में। वेनस सिस्टम में हमने जगुलर वेन, सब क्लेवियन वेन्स, सुपीरियर वेना केवा और कॉमन इलियक वेन्स, रीनल वेन, हिपैटिक वेन्स, इंफीरियर वेना केवा, हिपैटिक पोर्टल वेन। अब चूंकि ये बिल्कुल ऑलमोस्ट उससे इक्वल है, तो हम उसके ऑपोजिट है, अल्टरनेटिव है किसके, आर्टरी से, तो हम यहाँ से इसको इस तरह से देखेंगे। अच्छा जी, ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इसको सीक्वेंस नहीं कर रहा एज जैसे हमने आर्टरीज को डिस्कस किया, तो यहाँ पर ही इनको डिस्कस कर लेते हैं।
नंबर फर्स्ट पे आपके पास यहाँ पर क्या मौजूद है, आर्टीरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम है। वेनस सिस्टम सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, ये ब्लड वेन्स पर मुश्तमिल होता है, ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम वेन्स कहते हैं, उन पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, दूसरी बात जो पहली वेन हमने डिस्कस की जुगुलर वेन है। जैसे कि हमने कहा कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, हेड और नेक को ब्लड प्रोवाइड करती है, लेकिन ये क्या कर रही है यहाँ पर, ब्रिंग ब्लड फ्रॉम हेड टू नेक। ठीक हो गया जी, हेड और नेक से वापस लेके आती है। कैरोटिड आर्टरी का क्या था, वो लेके जाती थी हेड और नेक की तरफ, ये वापस लेके आती है। फिर आ जाती हैं सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन ब्रिंग ब्लड फ्रॉम शोल्डर एंड आर्म्स। सब क्लेवियन आर्टरी का काम क्या था कि वो आर्म्स और शोल्डर को ब्लड प्रोवाइड कर रही हैं, वापस कौन लेके आएगी, उसको हम कहते हैं सब क्लेवियन वेन। जुगुलर वेन के लिए याद रखिएगा, इसे शाह रग भी कहते हैं। शाह रग जो होती है जिसको काटा जाता है, ज़िबा किया जाता है जानवरों को, तो वो जो वेन होती है उसको जुगुलर वेन कहते हैं, शाह रग कहते हैं। Subclavian vein bring blood from the shoulder and arms. Next is superior vena cava. Superior vena cava, jugular and subclavian veins unite to form the superior vena cava, which open into the right atrium. अब होता क्या, जुगुलर वेन एंड सबक्लेवियन वेन ये दोनों इकट्ठी होती हैं और सुपीरियर वेना केवा बनाती है। यानी कि आप ब्लड हेड, नेक, शोल्डर और आर्म से जो आ रहा होता है, इन चारों साइड से जो ब्लड आ रहा होता है वो सुपीरियर वेना केवा के जरिए से किसमें, हार्ट में दाखिल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी वेन्स एंड फीमोरल वेन्स ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब जितनी भी आई यानी कि टांगे जो हैं वहाँ से ब्लड जितना भी आता है वो इलियक वेन्स और फीमोरल वेन से आता है। अच्छा, नेक्स्ट है रीनल वेन। रीनल ऑलरेडी हमने बात की है किसे, किडनी के हवाले से। जो किडनी में ब्लड गया था वो रीनल आर्टरी से गया था, अब वापस आएगा रीनल वेन से आएगा। ब्रिंग ब्लड फ्रॉम किडनीज। नेक्स्ट है हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन्स क्या करती थी, हिपैटिक हमने ऑलरेडी बात किया है, हैपा, हैपा रिलेटेड टू लिवर, यानी कि जो ब्लड लिवर की तरफ लेके जा रही थी वो हिपैटिक आर्टरीज थी, वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने थे। अब वापसी पे वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड उसने ले लिया है, अब वो कौन लेके आ रहा है, हिपैटिक वेन लेके आ रही है। ब्रिंग ब्लड फ्रॉम लिवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्यों जिक्र हुआ है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वेन्स आ रही होती हैं वो वेन्स डायरेक्ट ब्लड हार्ट को प्रोवाइड नहीं करती, पहले लिवर में ब्लड जाता है, फिर लिवर से आगे हार्ट में जाएगा। इंफीरियर वेना केवा, इलियक एंड रीनल एंड हिपैटिक वेन्स। इलियक, रीनल एंड हिपैटिक वेन्स, तीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तीन आर्ट वेन्स की, इलियक, रीनल और हिपैटिक वेन जॉइन टू फॉर्म इंफीरियर वेना केवा। अब इंफीरियर वेना केवा बेसिकली नीचे से लोअर साइड से बॉडी से ब्लड को लेके आ रही होती है कि जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेसिकली, और उसमें वेस्ट मौजूद होते हैं। इट ओपन इनटू द राइट एट्रियम, तो ये भी राइट एट्रियम में खुलता है, ये भी राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा भी राइट एट्रियम में ही आती है। आगे आ जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन। याद रखिए हिपैटिक पोर्टल वेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिपैटिक पोर्टल वेन क्या है, जरा गौर कीजिएगा। फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, वेन्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम डू नॉट ओपन डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना केवा, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम से वेन्स आ रही थी वो डायरेक्ट, जैसे कि मेजेंट्रिक वेन्स आप कह सकते हैं, वो वेन्स डायरेक्टली ब्लड को हार्ट में नहीं भेज सकती, उन्होंने पहले भेजना होता है लिवर के पास, लिवर से फिर ये आएगा। तो लिवर के पास जिस सिस्टम से जाना है उसे हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, पहले कैपिलरीज आती हैं, यानी कि कैपिलरी वेन्स आती हैं, फिर वो कैपिलरीज में चलती हैं, फिर वेन्स बना रही हैं और फिर कैपिलरीज बनती हैं। तो इस तरह से सिस्टम यहाँ पे है। तो देखिएगा hepatic portal vein, it enters the liver and breaks up into many capillaries. जरा गौर कीजिएगा, it enters the liver and break up into many capillaries. The capillaries join to form hepatic vein. hepatic vein पहले capillaries थी, पहले आर्टरी थी, hepatic आर्टरी थी, वो कैपिलरी में चेंज हुई, कैपिलरी फिर आगे वेन में चेंज हुई, जिसे हेपैटिक वेन कह रहे थे। अब वहां से फिर देखिएगा, अ पोर्टल वेन is so called because it carries blood from one capillary network to another, यानी कि कैपिलरी से कैपिलरी बनती हैं, फिर कैपिलरी से पहले वेन बनेगी, फिर वेन से फिर कैपिलरीज बनेगी, कैपिलरी से वेन्स बनेगी और वेन से फिर कैपिलरीज बनेगी। तो इसको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो
ये था हमारा वेनस सिस्टम जिसको हमने डिस्कस कर लिया। इसको अभी हमने कंपैरिजन में डिस्कस किया, तो आपने भी इसको कंपैरिजन के हवाले से ही देखना है। आगे चलते हैं। इसके साथ जो हमने सेकंड टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने लिखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है, अब किसकी ट्रांसपोर्ट है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल की जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी। तो नंबर फर्स्ट पे हमने जिसका जिक्र करना है, हम कहते हैं डाइजेस्टिव वेस्ट। नंबर फर्स्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं डाइजेस्टिव मटेरियल। डाइजेस्टिव मटेरियल, डाइजेस्टिव मटेरियल की ट्रांसपोर्ट कैसे है। हमने बात की थी, हमने जब पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसमें हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन किसकी होती है, शुगर्स की होती है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड। अच्छा, सेकेंडली हमने कहा अमाइनो एसिड्स। थर्डली हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है फैटी एसिड्स की है। मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर की ट्रांसपोर्ट भी होती है। तो ये मल्टीपल कंटेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसको एब्जॉर्ब किया गया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि ये एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एब्जॉर्ब होता है। और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या मौजूद थी, कैपिलरीज थी, ब्लड कैपिलरीज थी। वहाँ पर दो चीज़ें थी, हमने कहा ब्लड के अंदर भी एब्जॉर्प्शन हुई थी, प्लस लैक्टियल सिस्टम के अंदर भी, यानी कि लैक्टियल के अंदर भी एब्जॉर्प्शन हुई थी, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। लैक्टियल के अंदर या लिम्फेटिक सिस्टम में जिसकी एब्जॉर्प्शन हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड्स थे। बाकी ऑलमोस्ट तमाम मटेरियल ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। फैटी एसिड लैक्टियल में और बाकी सारा जितना भी मटेरियल है वो किसमें, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो इस सारे मटेरियल को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने जिसकी डिस्कशन की है वो क्या है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव मटेरियल और डाइजेस्टेड फूड। द डाइजेस्टेड सब्सटेंस is transported from the alimentary canal to the tissues or simple sugar, glucose, amino acids, vitamins, mineral salts, amino acids and simple sugars are absorbed into the blood through the blood capillaries. Fatty acids are absorbed by the lacteal. नंबर सेकंड पर जिसका हमने जिक्र करना है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नंबर सेकंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें पता है ऑक्सीजन जो है, जितने भी बॉडी फंक्शन है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन उसके लिए चाहिए होती है ज़रूरी। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कराना, उसके दौरान क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं। तो उसके लिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ज़रूरी होती है। तो हमें पता है ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है कहाँ पर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बेसिकली हमारे पास आरबीसीज होते हैं हमारे ब्लड में। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में एचबी कहते हैं। इस एचबी यानी कि कितने, एचबी के 4 मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पर एचबी के 4 मॉलिक्यूल होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड होती हैं, बेसिकली 4 आयरन होते हैं इनके पास। तो इस तरह से 4 आयरन जो है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकते होते हैं।
एक आरबीसी के अंदर मल्टीपल, यानी कि आप देखें तो 90% ऑफ आरबीसी क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड होती हैं। हर पॉलीपेप्टाइड के पास एक आयरन होता है, तो टोटल 4 आयरन होते हैं। तो 4 आयरन के पास इसी तरह से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी होते हैं। जब ऑक्सीजन आती है तो हम इसे बोलते हैं, ये क्या है, ये बन जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यूज़ तक। अच्छा जी, टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, तो फिर क्या है उसके बाद देखें, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सेल्स। द रेड ब्लड सेल्स कंटेन अ पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन, ईच मॉलिक्यूल ऑफ विच बाइंड्स 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि 4 पॉलीपेप्टाइड होती हैं हीमोग्लोबिन की, 4 मॉलिक्यूल से मिलकर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनता है, और हर एक मॉलिक्यूल के पास एक आयरन होता है। एक आयरन एक ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन को कैरी किया जा रहा है, forming oxyhemoglobin. The oxygen molecules are carried to the cells in the body tissues. The oxyhemoglobin release the oxygen to the tissues. ये आपके पास आ गए। सेकंड, थर्ड पे आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड पे हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 वेज के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। अब हमें पता है कि नंबर फर्स्ट पे अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट्स, बायकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स। नंबर सेकंड, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली इनकरेक्ट वर्ड है, इसका करेक्ट वर्ड मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये होता है कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन। ये करेक्ट टर्म है, ये इनकरेक्ट है, लेकिन हमारी बुक्स के अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ही इसको पढ़ना है। अच्छा, थर्डली ये ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ, इन अटैच विद द कार्पसल, यानी कि ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स के साथ अटैच होकर भी ये यहाँ से जाती होती है। तो ये मुख्तलिफ वेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के। तो बेसिकली हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से वापस आती है, टिश्यू से आती है। तो इसको यहाँ से देखते हैं अपनी बुक से। There are three main means by which carbon dioxide is transported in the bloodstream from tissues and back to the lungs in the form of bicarbonates, in the form of carboxyhemoglobin. A small amount of carbon dioxide is transported as dissolved in the plasma. यहाँ पे dissolved in the plasma, प्लाज्मा में फिर RBCs होते हैं, तो RBC के साथ ये जा सकती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटीरियल। अब यहाँ पे एक्सक्रीटरी मटीरियल के हवाले से हमने बात करनी है कि एक्सक्रीटरी मटीरियल जो है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है। नंबर 4 पर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हमने देखना है सबसे पहले हमारा एक्सक्रीटरी जो है वो प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया। नंबर सेकंड यूरिक एसिड। बेसिक ये 2 होते हैं, और भी मल्टीपल होते हैं। अब किडनी का ये रोल होता है, किडनी क्या करता है, किडनी के अंदर ये जो मटेरियल होता है बेसिकली ये लिवर में बनता है। आपने याद रखना है कि लिवर के अंदर ये बनते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं किडनी के ज़रिए से आउटसाइड ऑफ द बॉडी।
यूरिया और यूरिक एसिड लिवर में बनते हैं, इनकी प्रोडक्शन लिवर और लिवर के अंदर होती है, और ये वेस्ट मटेरियल होते हैं बेसिकली, और वेस्ट मटेरियल फिर ये लिवर में बने हैं, फिर किडनी में जाएंगे, किडनी में ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए से ये इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। किसके अंदर? ये पहले फ़िल्टर होते हैं किडनी के अंदर। किससे फ़िल्टर होते हैं? वहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन फिर जो है वो इसको यूरिन के फॉर्म में लेके आते हैं, यूरिन के फॉर्म में फिर ब्लैडर में स्टोर होते हैं, ब्लैडर से फिर इसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो ये यूरिनरी सिस्टम का काम होता है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, वेस्ट और एक्सक्रीटरी फ्रॉम द सेल, दे गेट डिसॉल्व्ड इन द ब्लड, the blood carries them to the kidney through blood capillaries, the waste material get filtered out of the blood while using useful substances and excess water are reabsorbed in the blood। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जो कि यूजफुल मटेरियल होता है उसको रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स के हवाले से हम बात करते हैं, क्या होता है ये। नंबर 5, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। अब हार्मोन्स क्या है? दीज आर रेगुलेटर्स। हार्मोन्स आर रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स एक बात। दूसरी बात, प्रोड्यूस्ड इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे ग्लैंड जो अपनी सेक्रेशन को ब्लड के अंदर पोर करते हैं, ब्लड के जरिए से ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं सारे के सारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं, और ब्लड से ये फिर अपने टारगेट सेल तक जाते हैं, टारगेट टिश्यू तक जाते हैं, जहाँ पे इन्होंने फिर जाके फंक्शन करना होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसके टारगेट साइट्स होती हैं बेसिकली। तो ये आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द टारगेट सेल, यानी कि जहाँ पे बनते हैं वहाँ से लेकर टारगेट सेल तक। ईच हार्मोन एक्ट्स अपॉन ओनली दो सेल विच हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, जिनके पास हर हार्मोन जो होता है वो एक स्पेसिफिक सेल पे जाके बाइंड कर सकता है, अदरवाइज बाकियों पे बाइंड नहीं कर सकता। तो उन सेल्स के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनके पास ये बाइंड कर सकता होता है। द सेल्स विच आर एक्टेड अपॉन बाय हार्मोन्स आर कॉल्ड टारगेट सेल्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। अब देखिए होता क्या है, हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है, इसमें स्किन मौजूद है। तो स्किन का काम क्या होता है? बेसिकली मल्टीपल फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है इसका थर्मो रेगुलेशन के अंदर भी। तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट को थर्मो रेगुलेशन में रिलेट करूँगा। नंबर 6 पर ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। डिस्ट्रीब्यूशन हीट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट है। इसमें आपने देखना क्या है, हीट जो है वो ब्लड के ज़रिए से, ब्लड वेसल के ज़रिए से और स्किन के ज़रिए से डेसिपेट होती है। सपोज करें हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर या हीट ज़्यादा है, ब्लड जो है उसका फ्लो स्किन की तरफ ज़्यादा हो जाता है और वहाँ से हीट को डेसिपेट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल रहता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका किस में रोल है? थर्मो रेगुलेशन के अंदर। यानी कि हीट को यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। तो ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो आज के लेक्चर में हमने आर्टीरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को डिस्कस किया है। तो इसके साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है, वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स देने हैं, अपनी सजेशंस देनी है और इसके साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है उसको ज़रूर ज्वाइन करना है ताकि आपको मल्टीपल एमसीक्यू वहाँ पे मिल सकें। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।